सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने पहले भी इस चर्चा में कई बार देश के प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर बात की है। आज हम चर्चा करेंगे आखिर देश की इतनी बड़ी आबादी के लिए सरकारों ने पहले क्यों चिंता नहीं की। जब हजारों मजदूर पैदल सड़क नापने लगे तब क्यों उनके लिए घोषणाओं का पिटारा खोला गया। लॉकडाउन के दौरान इन मेहनत कशों के लिए इंतजाम करने में कहां चूक और कहां लापरवाहियां हुई। ट्रेन की पटरियों पर जब इन बेबसों की लाशें बिछने लगी तब इनके लिए ट्रेनों और बस चलाने पर ध्यान गया। उस पर भी सरकारी कार्यप्रणाली का नमूना देखिए कि दिल्ली के यमुना नगर में 6000 मजदूर अपने राज्य जाने के लिए पहुंचते हैं और ट्रेन में महज 1600 लोगों को बिठाया जाता है। मुंबई के उपनगरों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और ट्रेन का पता ही नहीं होता। छत्तीसगढ़ में ट्रेन रहती है लेकिन मजदूरों का पता नहीं रहता। हरिद्वार के लिए ट्रेन जानी थी, 1600 लोगों को जाना था, 300 लोग ही पहुंचे। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाओं के बीच में जो ये आपाधापी है, सरकारों के बीच में जो परस्पर सामंजस्य का जो अभाव है, नीतियों को तय करने में और उन्हें क्रियान्वित करने में जो लापरवाही हुई है, लेट लतीफी हुई है, उसने कुल मिलाकर मजदूरों की जिंदगी को हलाकान कर दिया। मजदूरों में हाहाकार, कौन जिम्मेदार, आज हम इस पर बात करेंगे। 5 खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि गरीबी बहुआयामी है। यह हमारी कमाई के अलावा स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी और हमारी संस्कृति और सामाजिक संगठन की उन्नति पर भी असर डालती है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जो यह सूत्र वाक्य कहा था, इसे मौजूदा संदर्भ में जोड़कर देखें। जो कुछ मजदूरों के साथ इस समय घटित हो रहा है, इसकी कीमत केवल मजदूर नहीं चुकाएगा, यह देश, यह समाज भी लंबे समय तक इसकी कीमत चुकाएगा। समस्या केवल इस बात में नहीं है कि ये मजदूर जहां फंस गए थे वहां से वापस कैसे लौटे। उन्हें ट्रेन नहीं मिली, उन्हें बस नहीं मिली, मिली भी तो देरी से मिली। सड़कों पर कितने मजदूर आए, उनका संकट इसके बाद भी है। ये मजदूर जो अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, अपने पैतृक शहरों की ओर लौट रहे हैं, जाकर करेंगे क्या? क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? सरकारें क्या इनको बिठा के ही खिलाती रहेगी या इनके लिए कोई व्यवस्था करेगी? एक सवाल। दूसरा सवाल इस बात पर है कि आखिर हमने लॉकडाउन किया किस लिए था? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए। लेकिन अब जो आंकड़े बेतहाशा बढ़ रहे हैं, लगातार जिनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, तो उसमें बड़ी संख्या इन प्रवासी मजदूरों की है। ये मजदूर जो व्यवस्था के अभाव के चलते, सही तरीके से इनके संदर्भ में कोई कार्य योजना न बनने के चलते बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमित होकर जिन राज्यों में पहुंच रहे हैं वहां के आंकड़ों को विस्तार दे रहे हैं। तीसरा बड़ा संकट इस बात में आया है कि जब ये मजदूर अपने गांव में पहुंच रहे हैं तो वहां पे गांव में भी इनके साथ अछूत जैसा व्यवहार हो रहा है। हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर आशंकित है कि उनके सामने सीधा जागता कोई कोरोना तो नहीं आ गया है। ऐसी सामाजिक संकट की स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, इस प्रश्न को खोजने की कोशिश करेंगे और समाधान पर पहुंचने की भी कोशिश करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता, कई मर्तबा के मंत्री रहे अजय चंद्राकर जी। तो वही हरियाणा से मौजूदा शिक्षा मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तेज तर्रार कांग्रेस नेता पीसी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य सिंह जी, कांग्रेस के विधायक, वह भी जुड़े हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में मोहन मरकाम जी भी होंगे, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं अजय चंद्राकर जी से ही करता हूं। अजय जी, आप तो हमेशा ही व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का आदी रहे, अपनी सरकार में भी उठा देते थे, विपक्ष में रहते हुए तो उठा ही देते हैं। जानना चाहता हूं मजदूरों की इस बदहाली के लिए किन कारणों को जिम्मेदार मान रहे हैं और किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? उम्मीद है खरा खरा कह देंगे आप। देखिए, लॉकडाउन हुआ, आवाज आपके नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल, मुझे आ रही है आपकी आवाज। आवाज आपके नहीं आ रही। लॉकडाउन जब हुआ तो लॉकडाउन पहला हुआ से आज चौथा हुआ, तब तक जी ये अंदेशा किसी को नहीं था कि ये कितना लंबा चलेगा। जी पहला गैप यहां पर था जी। अब उसके बाद ये योजना बनाई गई कि साहब जिसको जहां पहुंचना है उसको पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।
पर जिस तरीके से कोरोना का विस्तार हुआ, जिस तरह के लोगों में ये बात फैली, तो आपाधापी तो फैली, ये बात सही है। और आपाधापी को रोकने के लिए प्रयास शुरू हुए। जब प्रयास शुरू हुए तो राज्य और केंद्र का समन्वय जी, जैसे मैं जिस राज्य को बिलोंग करता हूं, छत्तीसगढ़, जी, भूपेश बघेल जी और पीयूष गोयल जी में एक वार हुआ, जी, जो आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, ट्विटर में लिखते रहे। मैं मोहन मरकाम जी होते या कोई भी होते, बिना कोई राजनीति के ये जानना चाहता कि छत्तीसगढ़ ने कितनी रेल मांग की, जी, कहां से कितनी, कौन कौन तारीख से। मैंने अपने ट्विटर में लिखा कि इसको पत्रकार वार्ता लेके बताई जाए, उसका पैसा कितने दिया। यह दुर्घटना नहीं घटती, सिर्फ हरिद्वार वाली बात नहीं हुई, बड़ौदा से भी ट्रेन कैंसिल हुई छत्तीसगढ़ की। तो कितने ट्रेन हम कहां से मांगे, कहां छोड़ना है, कैसे करना है, यह योजना नहीं बनी। और यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई कि साहब रेल मंत्रालय ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उसका पैसा कितने दिया, इसमें भी राजनीति होने लगी कि राजनीति इसमें होनी क्यों चाहिए। राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितना पैसा दिया, राज्य सरकार ने कितना पैसा दिया, केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया, या मजदूरों ने उसका पैसा दिया। एक बात। दूसरी बात, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, आज मैंने ट्वीट किया है, जो मजदूर आ रहे हैं उनको रखा जा रहा है, उस जगह को देखिए। छत्तीसगढ़ में तो आत्महत्या भी हो रही, क्वारंटाइन सेंटर में छेड़छाड़ भी हो रही है, सर्पदंश से मृत्यु हो रही है, बिच्छू काटने से मृत्यु हो रही है, यह दूसरी असंवेदनशीलता दिख रही है। तो मेरा एकदम बहुत ही क्लियर इसमें है जी, कि आप छत्तीसगढ़ में जो आज विस्तार हो रहा है चौथे चरण में, कि आप बस से जो कोटा से बच्चे लाते हैं उसको 7 दिन बाद क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ देते हैं। मजदूरों को जो ला रहे हैं, कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, उसको कहां रखेंगे, कितनी क्षमता है, और वहां इलाज और सैंपल की कितनी व्यवस्था है, आज तक आपने कभी भी एक प्रेस विज्ञप्ति लेके नहीं बताई। दिल्ली सरकार का प्रतिदिन, माने केंद्रीय सरकार का प्रतिदिन एक सचिव स्तर का अधिकारी, एक उससे नीचे का अधिकारी क्या स्थिति है बताता। छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी ये नहीं बताई। दूसरी बात, जो लेबर को बाहर में है नहीं ला पा रहे हैं, उसको कितनी मदद कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। आज की तारीख में लेबरों के लिए छत्तीसगढ़ में यदि एकमात्र उपाय है तो सिर्फ और सिर्फ मनरेगा, दूसरा कोई उपाय, कोई राहत पैकेज नहीं है। और उसके बाद भी राजनीतिक आलोचना यदि होती है तो इसको कहा जाएगा कि आप कोरोना पर गंभीर नहीं हैं। यदि आप देखिए दूसरी ओर कि छत्तीसगढ़ में इतने कोरोना अस्पताल बनाए गए हैं, कितने वेंटिलेटर लिए गए, यदि एम्स नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में क्या होता, उसकी कल्पना आप विषय से थोड़ा भ्रमित हो जा रहे हैं अजय जी। आप तो विषय पे रहने वाले आदमी है। विषय यह है कि इन मजदूरों की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन। सबसे पहले तो जिम्मेदारी इस बात पे आई कि यह अंदेशा ही नहीं था कि इतना लंबा लॉकडाउन चलेगा, ये आपने कहा। लेकिन पूरी दुनिया में जिस लॉकडाउन की आप पीठ थपथपाते नहीं लगाते थे, जितने भी भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं, केंद्र के मंत्री हैं, कि हमने ऐसा साहसिक फैसला लिया, आपके साहसिक फैसले ने देश में 8 करोड़ मजदूरों को सड़क पर ला दिया, अर्थव्यवस्था को बिठाकर रख दिया। यह सामने दिखाई दे रहा है। दुनिया के किसी देश ने रातों रात लॉकडाउन नहीं किया। 4 दिन 5 दिन का समय लिया, लोग अपनी अपनी जगहों पर पहुंच जाएं, इसकी व्यवस्था की गई। दूसरा जानने का विषय यह है कि जब 300 केस थे तो लॉकडाउन था, जब 90,000 केस हो गए तो लोगों को कहा गया कि तुम अपनी अपनी जगह पहुंच जाओ। और नतीजा यह है कि जिस देश में 1000-1200 केसेस आते थे, वहां पे आज 5000-6000 केसेस आ रहे हैं। संख्या और भी ज्यादा हो, अगर आपके पास में जांच करने की क्षमता हो, तो सवाल इस बात का है कि क्या अजय चंद्राकर मानते हैं कि यह सरकार यह आकलन करने में चूक गई कि परिस्थिति कितनी विकट हो सकती है, या कोई और नजरिया आपके पास में है? आज के तारीख में भी कई माननीय मुख्यमंत्रियों ने इस बात को कहा है कि लॉकडाउन और बढ़ाए जाए। जी, सवाल इस बात का है कि किसी ने नहीं कहा कि आप लौटिए। जी, अचानक जो भगदड़ मची, असेसमेंट, सब लोगों ने जो व्यवस्थाएं नहीं देखी, उनको लगा कि हमको लौटना चाहिए। आपातहापी जो मची वो इसका महत्वपूर्ण कारण है। सरकार, रेलवे विभाग या राज्य शासन का जो कोऑर्डिनेशन है वो जिम्मेदार है। इसमें इसके लिए कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि इतना ट्रेन मुझको चाहिए, इतने लोग हैं और इतने पैसे मेरे जमा हो गए, यहां से चलेगी, इस वजह चलेगी। आपने जो उत्तर दिया इसके लिए मैं कंवरपाल गुर्जर जी के पास आगे जाऊंगा। जो आपने जवाब सुझाया उसको लेकर भी मेरे पास सवाल है,
लेकिन पीसी शर्मा जी मेरे साथ में हैं, उनसे पूछ लेता हूं कि अजय चंद्राकर जी के आकलन से कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं शर्मा जी आप। मोहन मरकाम जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। मोहन मरकाम जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपके पास में भी आऊंगा, लेकिन अभी सवाल मेरा पीसी शर्मा जी से है। अजय चंद्राकर जी ने जितना कुछ कहा है, कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं शर्मा जी आप, और क्या सहमत है कि मजदूरों के संदर्भ में कोई चूक नहीं हुई है? हिमांशु जी, जो बहुत सी बातें मैं कहने वाला था वो आपने कह दी। और चंद्राकर जी और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा से रही है बड़े लोगों की पार्टी। ये केवल सरमाएदार, सेठ, साहूकार इनकी पार्टी रही है। इसलिए इनको ये पता ही नहीं था, हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी, उनके अध्यक्षों को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि इस देश के अंदर कहां से, कौन से गांव से कितने लोग पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। ये मजदूर हैं, ये टेक्निकल लोग हैं, और ये पैसा कमा के अपने गांव भेजते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं। कुछ पता नहीं था इनको जी। ये दुनिया, बांग्लादेश छोटा सा देश है, लेकिन जब इनने लॉकडाउन किया तो 7 दिन पहले बता दिया कि हम सब फला तारीख से लॉकडाउन करेंगे, जिसको जहां सेटल होना है जाना चला जाए। ये मोदी जी की हमेशा से वो रही है प्रवृत्ति कि 4 घंटे पहले आना, कहना कि मैं आऊंगा टीवी पे, नोटबंदी करेंगे। नोटबंदी कर दी रात को 12 बजे, लोग लाइन में लग गए बैंकों के अंदर। अभी 4 घंटे पहले कहा कि 12 बजे से लॉकडाउन 25 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में, और जो जहां था वहां रह गया। अगर ये भी किया था तो ये करना था कि जो मजदूर जहां पर है इस देश के अंदर, जो छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, कोई बॉम्बे में है, कोई राजकोट में है, कोई राजस्थान में है, ये वही रहे। इनकी पूरी खाने पीने की व्यवस्था करना थी। तो ये दूसरी बार फेल हो गए। ये बड़े बड़े लोगों को तो ले आए जी। 102 फ्लाइट आई पूरी दुनिया से, 21 मार्च तक सारी दुनिया से लाए, जो बड़े बड़े, और निःशुल्क लेकर आए। जितने भी बड़े लोगों के बच्चे थे इनको सारी दुनिया से ले आए, और क्वारंटाइन भी नहीं किया। और इसके बाद ये टेस्टिंग नहीं कर पाए। जब भगदड़ मची तो लोग पैदल चल दिए। अगर बैलगाड़ी से जा रहा है, उसका बैल बेच दिया खाने के लिए परिवार ने, और एक आदमी उसमें खुद जुट गया। छोटे छोटे बच्चे पैदल चले जा रहे हैं। सूटकेस लेके माँ जा रही तो उस पे सो गया बच्चा। इतनी दर्दनाक स्थिति हुई। हमने देखा कि छोटी बच्ची धूप में पैदल चल रही है और तेज चल रही है, और जैसे ही छाया आई धीरे चलने लगी। इस तरह का कोहराम पूरे देश के अंदर मचा है। और निश्चित तौर पर जब मध्य प्रदेश में 7 थे कुल, और पूरी देश के अंदर 700 थे, तब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। और आज पूरे देश के अंदर 1,13,000 संक्रमण हो गए हैं, और मध्य प्रदेश में लगभग 6,000, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस समय एक आदमी वो गया था। ये सरकार भी गिराना था इनको, मध्य प्रदेश की जी। इनको 22 तारीख को शपथ लेना था, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करना था, और कमलनाथ जी की सरकार को हटा के शिवराज जी की सरकार बना था। ये 2 वजह, एक तो जो सुपर रिच थे उनको लाना था पूरी दुनिया से, और दूसरा मध्य प्रदेश में सरकार गिराना था। इसलिए लेट हुए। इनको अगर करना था तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, जब जनवरी में पहला केस आ गया था, तो इतनी लेट करने की जरूरत क्या थी? ये दिए जलाएंगे, आपने सारे आकलन दिए शर्मा साहब, आपकी कमोबेश सारी बातें आई, लेकिन मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, फिर मैं कंवरपाल गुर्जर जी का रुख करूंगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपकी बातों से स्पष्ट है कि आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की, रातों रात की, अचानक की। आपकी बात से सहमत हूं, पर उसके बाद तो जितने भी फैसले हुए वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के आधार पर हुए। कभी सुना ही नहीं दिया कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इन मजदूरों की चिंता करते हुए कोई बात कही हो। उस बातचीत में बयान तक नहीं आया। मजदूर सड़क पर आ गया, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्रियों की बैठक के अंदर उसको लेकर कोई समाधान नहीं खोजा गया। गलती हो गई इन मजदूरों से कि इस देश में पैदा हो गए। ये 3 बार प्रधानमंत्री जी आए टीवी पे और कहा कि ये पहला लॉकडाउन है, इतनी तारीख तक चलेगा, फिर दूसरा लॉकडाउन है, इतना चलेगा। 3 बार आए, उसके बाद आना बंद कर दिया जी। गृह मंत्रालय ही घोषणा कर देता था, आदेश निकाल देता था। ये मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत का सिलसिला बाद में शुरू हुआ जी। जब देखा कि कोई चीज पकड़ में नहीं आ रही है, हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान का वो मजदूर जो बॉम्बे में, राजकोट में, सूरत में, जयपुर में काम करता था,
उनको घर ले जाके बिठा दिया कि, और वो ये कहने लगे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, आधी रोटी मिलेगी यही खाएंगे। यहाँ जहाँ ये आ गया तो वहाँ इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्री में वर्कर नहीं मिलेगा, ट्रेन वर्कर नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ जो सरदार पटेल ने इस हिंदुस्तान को रियासतों से लाकर एक किया था, इन्होंने हर राज्य के अंदर बांट दिया। हर चीज, अब हर आदमी अब मध्य प्रदेश के उससे पहचाना जाएगा, राजस्थान के उससे पहचाना जाएगा, और बांट दिया है, ये कहना है पीसी शर्मा जी का। लेकिन मैं कंवरपाल गुर्जर जी के पास में चल रहा हूं। गुर्जर साहब, मेरे आपसे पूछने के लिए 2-3 सवाल है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि कई समाधान समय के साथ सरकार ने खोजने की कोशिश की। मजदूर जब सड़क पर आ गए तो आखिरकार फैसला लिया केंद्र ने कि हम श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाएंगे। जब कांग्रेस ने पत्र दे दिया कि इनका किराए का खर्चा हम उठाएंगे, तो क्लियरिफिकेशन आया कि 85% रेलवे उठाएगी, 15% राज्य उठाएंगे। पर हालात नहीं संभले तो अब रेल मंत्री ने यह ट्वीट किया है, ये जानकारी दी है कि हम 1 जून से बिना राज्यों की अनुमति के श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाएंगे। गुर्जर साहब, आप तो जन नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जानना ये चाहता हूं कि 20 तारीख को जो ये फैसला लिया गया है, 10 दिन तक मजदूरों को सड़क पर चलने के लिए किस लिए छोड़ा जा रहा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल जी टीवी पर बोल रहे थे, आप बताइए 3 घंटे के अंदर ट्रेन कहीं से कहीं के लिए हम उपलब्ध कराएंगे, और जब परिस्थितियां बन गई हैं तो 10 दिन ले रहे हैं ट्रेन कहीं से कहीं पहुंचाने के लिए। क्यों? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जो तरीका हिंदुस्तान ने अपनाया उसकी तारीफ है। हिंदुस्तान ने अपने सारे सिस्टम को कंट्रोल कर दिया, सबसे कम पेशेंट यहाँ पर बढ़े, ये बड़ी भारी उपलब्धि है। अगर आप आबादी के हिसाब से दूसरे देशों के साथ देखोगे तो हमारे यहाँ पेशेंट बहुत कम पड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप मजदूरों की बात आपने कही कि बड़ी संख्या में मजदूर हैं। मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से जो व्यवहार रहा, अभी भाई साहब जिस प्रकार से बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये देश की बात। अगर बीजेपी से भी कोई गलती तो उसकी चलो आलोचना होनी चाहिए, जिससे भी उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन मजदूरों के मामले में जिस प्रकार का व्यवहार है, अब जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, सारा का सारा मीडिया पे दिखाया जा रहा है, और जिस प्रकार से मजदूरों में बेचैनी आई, मैं समझता हूँ बेचैनी की वजह से जरूरत इस बात की थी कि सब के सब लोग मुल्क के उनको समझाते हैं कि आपको चलना नहीं चाहिए, आपको रुकना चाहिए। और क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, जैसे ही ट्रेन की व्यवस्था की या बस की व्यवस्था की, तो उसके बाद हमने संपर्क किया कि भाई अब आपकी ट्रेन है आज। लेकिन अगर कोई भी मान लीजिए यमुनानगर का है, मुझे समझता हूँ कि यमुनानगर में कितनी समझ में, हरियाणा कहता हूँ मैं, चलो कोई आदमी हरियाणा से चलता है और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हरियाणा में हुई है, लेकिन हरियाणा से जाकर यूपी में 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पहुंच जाता है, उसके बाद ना तो उसको बस मिलेगी ना उसको ट्रेन मिलेगी। लेकिन अगर वही रहता जहां था तो उसके लिए ट्रेन की व्यवस्था भी थी और बस की व्यवस्था भी थी। जैसा आपने यमुनानगर के बारे में भी कहा था, जब आप पहले बोल रहे थे तो आपने कहा कि यमुनानगर में इस प्रकार की व्यवस्था रही। देखिए हमारी क्या समस्या है, जो पंजाब से मजदूर पे आया उन्हें कोई रोका नहीं, बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से जो है प्रवासी है जो हमारे यहाँ आएगा, लेकिन हमने उसकी भी व्यवस्था की और अब तक हमने 15,644 लोगों को यहाँ से यमुनानगर से भेज दिया। हरियाणा में से हमने 2,10,000 लोगों को भेजा, 3,957 बसें और 29 जो ट्रेनें हमने यहाँ से भेजी। ऐसा आपने कहा कि आपने अभी निर्णय लिया 20 तारीख का होगा, हमने सारी व्यवस्था कर देंगे। जिस प्रकार से सारे टीवी पे और सारी जगह जिस प्रकार की बातें, तो जरूरत इस बात की थी कि लोग सुरक्षित जाने चाहिए, और सुरक्षित अगर हम जाएंगे तो अगली सरकार हमें परमिशन देगी। जिस तरह हम भेज रहे हैं, हम मान लो बिहार में भेजते हैं, यूपी में भेजते हैं, तो यूपी की सरकार हमें परमिशन देगी कि आप इतने लोग हमारे पास भेज दो, उतने लोग भेज सकते हैं। हमारे साथ तो ये भी है कि हमने भेज दिए और उसके बाद हम बसों को वैसे ही लेके आए, मजदूरों को दोबारा वापस लेके आए। 500 बसें तक हमारी वापस आएगी कि हम लेके चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यवस्था नहीं है और हम लेके आए। अब जैसे बिहार की है, अभी माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो है उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि हम इनका खर्चा देने के लिए तैयार है, आपने बुझवाए। तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का जो आदमी है वो भी हमारा ही भाई है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मेरे लिए वो ऐसी है जैसे हरियाणा के, ऐसी मेरे लिए बिहार के। अगर आज हरियाणा में इतनी बड़ी प्रगति है तो उसमें बहुत बड़ा रोल उन बिहार के लोगों का भी है। ये सारी व्यवस्था मैं करूंगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितनी आलोचना नहीं, बहुत सी चीजें तारीफ करने की है। मैं तो लोगों का कायल हूं इस बात के लिए कि लोगों ने जिस प्रकार से सारे सिस्टम को समाज में उठा लिया। ठीक है, सरकार का भी रोल था,
लेकिन इस सारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी भुखमरी, बहुत बड़ी आफत आ सकती थी। लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से, हर आदमी ने जिम्मेदारी समझी कि जो श्रमिक है, जो मजदूर है, भले ही बिहार का है, भले ही यूपी का है, भले ही बंगाल का, कहीं का भी है, लेकिन मेरा भाई, अरे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भूखा नहीं मरना चाहिए। गुजर साहब, मैं जिस आपको प्रकार बीच की में रोकता हूं। आपने सारी बात कही, सरकार ने जो कुछ किया, लेकिन मेरे दो सवाल, पहला वाले सवाल का भी उत्तर नहीं मिला कि रेलवे जब अपने स्तर पर ट्रेनें चलाने के लिए तैयार है तो 10 दिन का समय क्यों चाहती है? क्यों रेलवे चाहती है कि मजदूर अभी भी सड़क पर घिसटता रहे, रेंगता रहे कीड़े मकोड़ों की तरह? जब आज दावा कर रहे थे रेल मंत्री, वित्त मंत्री देश के, कि 3 घंटे में ट्रेन देंगे, तो फिर इनको 10 दिन क्यों लग रहे हैं? इसका कोई उत्तर आपके पास है? भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं आप, विधानसभा अध्यक्ष रहे, अभी भी मंत्री हैं। एक सवाल। और दूसरा ये कि अगर सब कुछ इतना अच्छा हुआ था, समाज ने बहुत अच्छा कर दिया, सरकारों ने बहुत अच्छा कर दिया, तो इतने मजदूर सड़क पर मर क्यों गए? ऐसे दृश्य पूरे देश में देखने को क्यों मिल रहे हैं? और अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर खाली पेट, नंगे पैर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक भ्रम है या इस हकीकत को आप इंकार कर रहे हैं? देखिए, अब पूरे देश की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ की कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई मजदूर भूखा नहीं है। सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी, किसी को खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि मजदूर बहुत बड़ी संख्या में सड़क पे है, इससे मैं आपकी सहमत हूँ। लेकिन सड़क पे भी भोजन की व्यवस्था कर रखी है, और समाज ने भी कर रखी, सरकार ने भी कर रखी। इसकी मैं आपको जानकारी, तो मैं अपने आगे दे सकता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की या आगे की कहेगी मुझे नहीं, मैं तो देश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। मुझे तो केवल इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं विक्रमादित्य जी के पास चलूं, वो बहुत देर से हमारे साथ में है। कि और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो टीवी स्क्रीन पर दावे कर रहे थे 3 घंटे में ट्रेन देंगे, कहां से कहां तक के लिए भी पूरे देश में, उन्हें अब श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए ट्रेन देने के लिए 10 दिन का समय क्यों चाहिए? कहां गया वो दावा? नहीं, देखिए, पहले भी हमारे से रेल मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास 3000 ट्रेन की व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो वहां की सरकार है वो उसकी व्यवस्था करे। अब अगर टाइम की बात है तो, क्योंकि जहां भी हम भेजेंगे, चाहे हम बंगाल में भेजे, चाहे उत्तर प्रदेश में भेजे, चाहे हम बिहार में भेजे, जहां 3 स्टेट ऐसे जहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जाना, तो उनकी सरकार की व्यवस्था भी वहां चाहिए कि वो उसको क्वारंटाइन करना, चाहे कुछ करना, चाहे उनको रोकना, जो भी व्यवस्था करनी तो वो कर ले। अगर अभी हम अचानक से ऐसा कर देंगे तो इसके बाद मैं समझता हूं कि आप ही का प्रश्न होगा कि सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया, कि इससे जो इतना लंबा आपने लॉकडाउन किया, उस सारी जो आपने किया, उस सारा का सारा आपने फेल कर दिया, केवल एक जल्दबाजी में। केवल एक जल्दबाजी में फेल कर दिया, ये कहना है कंवरपाल जी का कि हम ऐसा कहेंगे। विक्रमादित्य जी, आप हमारे साथ में हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हिमाचल कमोबेश बेहतर स्थितियों में दिखाई दिया था पिछले दिनों, पर वहां पे भी अब संक्रमण के प्रकरण बढ़ रहे हैं। कितना इत्तेफाक रख रहे हैं कंवरपाल जी की दलील से आप कि अगर हम रेलें अभी चालू कर देंगे तो संक्रमण बढ़ जाएगा, लॉकडाउन फेल हो जाएगा? मजदूर इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर है, क्या अभी भी यह दावा करना उचित है आपकी निगाह से कि लॉकडाउन सफल रहा? क्या अभी भी आप यह बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमने सबसे बेहतर तरीके से कोरोना से निपटा दुनिया में? जहां तक सभी वक्ताओं ने इसमें अपनी बात रखी है, पहली बात तो हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं जी। हम निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं जी। और कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये शुरू हुआ, सीधे रूप से राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है। पूरे देश, पूरे विश्व में ये बीमारी फैली हुई है और इस समय हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मगर उसके साथ साथ जो कमियां, चाहे वो केंद्र सरकार की है, चाहे वो प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार की है, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन इट इज आवर ड्यूटी कि हम उन मुद्दों को जो है समय समय पर सरकार के समक्ष रखते रहे। अभी जो डिबेट आज चली हुई है, जो हमारे श्रमिक जो गाड़ियां शुरू करी गई है मजदूरों के लिए, पहली बात तो इट इज टू लिटिल एंड टू लेट। जिस तरीके से हमको पूरे देश भर से जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही जो है दिल को छूने वाले दृश्य है। बहुत मैं समझता हूं हम लोग सब उससे आहत हुए हैं। और जिस तरीके से एक और आप हवाई जहाज के इंतजाम पूरे विश्व से लोगों को करने के लिए किए जा रहे हैं, और जब रेलवे की बात आती है, रेलवे से भी कई 100 करोड़ का योगदान जो है वो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में और पीएम केयर में दिया जाता है।
और जब इनको वहां से अलग अलग राज्यों में ले जाने की बात आती है, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे आपके और राज्यों से, मध्य प्रदेश से, तो उस समय जो है इनको चार्ज किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हम नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, देश को बड़ा बनाने की बात कर रहे हैं और मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हर पहलू का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हमारे मजदूर है और वो हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एंड द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज शोन टुवर्ड्स देम, ये हमारा दायित्व है कि हम उस चीज को बाहर निकालें। और निश्चित तौर से अभी जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने ये घोषणा करी कि हम उनका जो है फेयर को बेयर करेंगे और जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो उसको बेयर करेंगे, व्हाई इज इट दैट ओनली आफ्टर दैट द स्लीपिंग मोदी गवर्नमेंट अवोक सडनली, और रातों रात उनका एक रेल अधिकारी ने जो है, उनके सीनियर अधिकारी ने जो इसके बारे में कहा कि वो ऑलरेडी उसको जो है केंद्र सरकार कर रही है। और पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, वैसे ये एक छोटा मुंह बड़ी बात होगी, हम इतने बड़े नेता नहीं है कि हम राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर कोई टिप्पणी करें, मगर ये सब चीजें जो है, इसका पूरा आंकलन जो है वो केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा हो रहा है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है एज अ यंग लेजिस्लेटर ये देखते हुए कि आज तक जो केंद्रीय गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, उनका ना तो आज तक कोई प्रेस इस पे कोई बयान आया है, ना उन्होंने आज तक कोई इस पे जो है उस पे कोई टिप्पणी करी है, ना उस पे कोई बात करी है। तो निश्चित तौर से ये उनका एक बहुत जूनियर स्तर के ऑफिसर जो है केंद्र सरकार के, वो इस पे जो है टिप्पणियां कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन, जिसमें जो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनको फोरफ्रंट पे रहकर इसके ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए और फ्रंट पर रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए, ये आपका कहना है विक्रमादित्य जी। लेकिन गृह मंत्री के आने की जरूरत क्या है जब देश के प्रधानमंत्री हर मौके पे आ तो रहे हैं, सीधे देश को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और मुद्दे पर आपसे पूछता हूं और उसके बाद में फिर मोहन मरकाम जी के पास चलूंगा। क्या आप इस पूरी पीड़ा के दौर में मजदूरों का कोई भविष्य देख पा रहे हैं विक्रमादित्य जी? देखिए, मैं अपनी हिमाचल प्रदेश की बात इसमें स्पेसिफिकली करूंगा जी। हमारे प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल आप जानते हैं एप्पल इकोनॉमी में निर्भर करता है, जो एप्पल हिमाचल प्रदेश का पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। और अभी कुछ ही महीने बाद, 1-2 महीने बाद प्रदेश में सेब का तुड़ान शुरू होना है और हमारा 4,000 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर है। आज करीबन 90% लेबर जो हमारा नेपाल से और खास रूप से बिहार और नेपाल से आता है, वो या तो जा चुका है या जाने की कगार पर है। 1,20,000 जा चुका है और करीबन 80,000 ने जो है वो रजिस्टर कर चुका है कि हमने जाना है। एक बारी जब ये लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन 4 जो है, उसके बाद सारा का सारा लेबर यहाँ से जो है वो वापस जो है वो निकल जाएगा। सरकार ने उसके ऊपर अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है। और ये तो केवल मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण जो है वो हॉर्टिकल्चर का दे रहा हूँ। इसके अलावा चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, छोटी इंडस्ट्रीज, क्योंकि आप जानते हैं पूरे भारत की और खास रूप से नॉर्थ इंडिया की जो दवाइयां हैं वो हमारे बद्दी में और नालागढ़ के इलाके में बनती है, कलाम में बनती है। सारा लेबर वहां पे बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल का है, वो सारा जो है वापस जाना शुरू हो चुका है। उससे हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान आने वाले समय में जो है वो होने वाला है। अभी खास रूप से मैं यही कहूंगा कि जो 20 लाख करोड़ की बात की जा रही, हमने भी उसका स्वागत किया कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा जो है वो इकोनॉमिक पैकेज देश को दिया है। मगर उसका जब सही रूप से आंकलन करना शुरू किया कि ये बोलते हैं कि 10% जीडीपी का है, तो वो 10% नहीं है, दैट हैज कम डाउन टू 3% ऑफ द जीडीपी। और जो 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं वो करीबन 4-5 लाख करोड़ तक बैठता है। बाकी तो सारी घोषणाएं जो है पहले ही, जो निर्मला सीतारमन जी है वो पहले ही जो बजट आया था उसमें हो चुकी है। और अधिकतर भी जो उन्होंने घोषणाएं करी है वो लोन के रूप में करी है, वो उन्होंने जो है ईएमआईस के रूप में करी है, वो उन्होंने बैंक्स के रूप में, आरबीआई के संक्रमण के और आरबीआई के कंट्रोल के महत्व से करी है। उसका सीधा लाभ काफी विस्तार से बताया उन्होंने, केवल मजदूरों के संदर्भ में नहीं, आने वाले समय में और क्या परेशानी होने वाली है उन पे भी बताया। लेकिन मोहन मरकाम जी मेरे साथ में है। मोहन जी, मजदूरों के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में आप और आपकी पार्टी हितैषी होने का दावा करती है। मजदूरों को घर लाने के संदर्भ में तमाम राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार का भी फैसला है कि हम अन्य राज्यों की बसें अपने यहां नहीं आने देंगे। आप बस आने नहीं देंगे तो मजदूर आएंगे कैसे? पैदल? किस तरीके से? क्या चाह रहे हैं हम लोग?
मजदूरों को उनके घर तक पहुंचने में ये अड़चन क्यों? डॉक्टर द्विवेदी जी, जो देश में आज भयावह हालत बने उसका सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बैठी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जो निर्णय लेने में विलंब किया उसी का परिणाम है। आज करोड़ों लाखों मजदूर आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज कई लोगों की मौत हो रही है। आपको पता ही है कि 30 जनवरी को देश में पहला कोरोना मरीज आता है और आज 30 जनवरी के बाद 22 फरवरी को लॉकडाउन की घोषणा होती है। उससे पहले आपने देखा होगा जो 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप, जो 100 करोड़ से अधिक राशि खर्च करके जो अमेरिका के राष्ट्रपति का यहाँ स्वागत सत्कार होता है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के कारण इन्होंने जो लॉकडाउन की घोषणा विलंब से की। कहीं न कहीं आज जो देश की हालत बद से बदतर बनी है उसके लिए केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार है। मगर आज छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो दूरदर्शी सोच, त्वरित निर्णय लेने के कारण छत्तीसगढ़ में आज कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को रोकने में सफल हुए हैं। आज रिजर्व बैंक से लेकर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की जो नीतियां है, छत्तीसगढ़ सरकार की जो कोरोना महामारी को रोकने में जो शुरुआत की थी उसी का परिणाम है आज छत्तीसगढ़। मरकाम जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। ये सारे तर्क तो अपनी जगह हैं। छत्तीसगढ़ सफल था, पर पिछले 3 दिन से छत्तीसगढ़ में लगातार केसेस आ रहे हैं और वो केसेस उन प्रवासी मजदूरों के हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं। किसको जिम्मेदार माने? देखिए डॉक्टर द्विवेदी साहब, आखिर जो प्रवासी मजदूर हैं जो 2 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ के हैं, उनको लाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सबसे पहले तो हमने 29 ट्रेनों के माध्यम से और बसों के माध्यम से 1,26,000 जो छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर हैं उनको हमने लाया है। जो अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूर थे उनको हमने लाया है। जो अन्य प्रदेशों में जो रेड जोन हो उन प्रदेशों के मजदूरों को भी हमने लाया है। जो मजदूर फंसे थे, आखिर हमारी सरकार उनकी तैयारी भी की है। क्वारंटाइन के माध्यम से उनको रखा गया है और उनका इलाज की भी व्यवस्था कर रही है। लगातार हमारी सरकार मजदूरों का विशेष ख्याल करके रख रही है। मगर जो हमारी सरकार की व्यवस्था है, हम 2000 से अधिक भी कोरोना पीड़ित होंगे तो उनकी व्यवस्था हमारी सरकार करी है। आज हमारी सरकार, आपके ये कई दावे हैं। मैं आपसे बातचीत से पहले अजय चंद्राकर जी मेरे साथ थे। अजय चंद्राकर जी का उस समय कहना था मोहन मरकाम जी होते तो मैं पूछता। अजय जी, मोहन मरकाम जी आपके सामने बैठे हुए हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप, जिनके प्रश्नों के उत्तर की आपको अपेक्षा थी? मेरे को उत्तर की अपेक्षा यह थी कि कितनी ट्रेन छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौन कौन सी तारीख को मांगी, हरिद्वार की ट्रेन क्यों नहीं चली, बड़ौदा की ट्रेन क्यों नहीं चली, उसका किराया किसने दिया और वर्तमान में कितनी ट्रेन मांगी है। किराया राज्य सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया कि कांग्रेस पार्टी ने दिया, यह जानना था। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो मजदूर लाए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर में छेड़छाड़ हो रही है, आदमी मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। तीसरी बात, मनरेगा के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ सरकार ने मरीजों के लिए कोई पैकेज दिया है क्या? मध्यम वर्गीय अपने बजट से, अपनी संचित निधि से कोई एक काम किया हो, एक पैकेज दिया हो केंद्रीय योजनाओं को छोड़कर? ये बता दें। 2 ही काम वो करते हैं, प्रतिदिन चिट्ठी लिखते हैं, कितनी चिट्ठी लिखी और पैसा मांगते हैं। सबसे प्रसन्नता की बात छत्तीसगढ़ के लिए हो गई है कि जीडीपी के 5% का लोन ले सकते हैं। ये इनके लिए राहत की बात है। सबसे ज्यादा फटाका वो उसी में फोड़ेंगे। क्या कहेंगे मोहन जी? कई सारे सवाल अजय जी ने आपसे पूछे हैं, क्लियर कट ये बता दे, मैं तो कोई नई बात। मैं चंद्राकर जी को बताना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 29 ट्रेनों के माध्यम से 2 करोड़ 60 लाख रुपए हमने रेल मंत्रालय को जमा किया है और उन ट्रेनों के माध्यम से और बसों के माध्यम से 1
26,000 मजदूरों को हमने सकुशल छत्तीसगढ़ वापस लिया है और हमारी सरकार ने 48 ट्रेनों की मांग की है। रही बात जो अजय चंद्राकर जी कह रहे थे, हमने 66 लाख रुपया सीधा मजदूरों के खाते में जमा किया है। आज मजदूरों को जो हितों की रक्षा करने में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार पूरे देश में प्रथम स्थान रखा है और साथ ही साथ जो अन्य प्रदेशों के 32,000 जो मजदूर हैं, चाहे झारखंड के हो, बिहार के हो, उत्तर प्रदेश को हो या मध्य प्रदेश के हो, उन प्रदेशों में हम बसों के माध्यम से उन प्रदेशों में भी भेजने का क्या है। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार मजदूरों के हित में लगातार प्रयास कर रही है और छत्तीसगढ़ में जो भी मजदूर आ रहे हैं, मनरेगा के साथ साथ अन्य निर्माण कार्यों में उनको हम काम दे रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में जो भी आता है, कोई भूखे ना सोए, उनके लिए अलग से प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से उनको राशन कार्ड भी बना रहे हैं। जब तक राशन कार्ड नहीं बनता, प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से उनको राशन भी उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अजय चंद्राकर जी से, लगातार केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के साथ भेदभाव कर रही है, मगर हमारी सरकार आज ही श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 19 लाख किसानों के लिए हमने 5,700 करोड़ रुपया सीधा उनके खातों में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। आज अगर कोई सरकार है तो चार किस्त में दे रहे हैं। आता हूं अजय जी आपके पास, एक बार मोहन मरकाम जी का जवाब पूरा हो जाए। में दे रहे हैं, मजदूरों आम जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचा रहा है। काफी विस्तार से मोहन मरकाम जी ने बताया। अजय चंद्राकर जी आपकी टिप्पणी, मजदूरों के खाते में 66 लाख रुपए डाले हैं सरकार ने, इसके बावजूद भी आप सवाल उठा रहे हैं। जी अजय जी, कितने सुनिए जी, कितने मजदूर में 64 लाख रुपया डाले हैं, 66 लाख रुपया, संख्या नहीं बताए जी। हम आपदा मोचन निधि जी 66 लाख रुपया कितने मजदूरों के खाते में, जी, कितना पैसा, कितना रुपया पड़ा? 37 रुपया। मैंने एक बार लिखा था, एक मजदूर के खाते में 37 रुपया पड़ा। प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? ये एक आध प्रयास तो बताएं। ये 4 किस्त वाली चीजें कहां से आ गई? कौन सी चीजें कर रहे हैं? रोजगार क्या दे रहे हैं? मनरेगा के छोड़े एक भी रोजगार कार्य बता दे। जी, क्वारंटाइन सेंटर में छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई है? फांसी लगा के मरे हैं कि नहीं मरे हैं? बिच्छू काटने से मरे हैं कि नहीं मरे? छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई? ये मोहन मरकाम जी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? किसके ऊपर कार्रवाई हुई? किसके ऊपर 60 लाख मजदूर बता रहे हैं, चलिए 2 लाख लाए। पंजीकृत मजदूर कितने हैं मनरेगा के? उसको कितना पैसा गया 60 लाख रुपए में? जी, कई सारे सवाल कितना पैसा गया? अजय चंद्राकर जी ने पूछ लिए। मैं वापस मोहन मरकाम जी के पास आखिरी टिप्पणी के लिए आऊंगा, लेकिन अभी पीसी शर्मा जी के पास चलता हूं। पीसी शर्मा जी, कल आपने एक ट्वीट देखा होगा, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने प्रियंका गांधी को आमंत्रण दिया, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता को, कि एक बार मध्य प्रदेश आइए, देखिए काम कैसे होता है, सीखिए। कितना प्रभावित हैं आप मध्य प्रदेश सरकार के कामों से मजदूरों के संदर्भ में? पहले तो मैं ये जो चंद्राकर जी कह रहे हैं जी, इनको ये कहना चाहूंगा कि मोदी ने कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, कहाँ है? यहाँ आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किसानों को न्याय योजना के तहत पैसे डाल दिए, मजदूरों को पैसे डाल दिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ, एक मौत नहीं हुई है कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में, बधाई उनको। और मध्य प्रदेश में भी अगर कमलनाथ जी की सरकार बरकरार रहती तो यहाँ भी एक जान नहीं जाती। दूसरी बात जो आपने पूछी है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा पहले कि आप तो लिस्ट दे दीजिए, इसके 1000 गाड़ियों की लिस्ट दे दी, सब कुछ दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब इसमें टैक्सी है, ऑटो है, केवल 849 गाड़ियां हैं। उन्होंने कहा फिटनेस दीजिए। अरे ये केंद्र सरकार का आदेश है कि फिटनेस या किसी की जरूरत, जब तक लॉकडाउन है उसकी जरूरत नहीं है। और गाड़ियां खड़ी रही, वहां के ड्राइवर खड़े रहे, लेकिन इन्होंने मजदूरों को पैदल चलने पे तो मजबूर कर दिया। लेकिन उनको वो गाड़ियां जो कांग्रेस ने दी थी, हमारी प्रियंका गांधी ने दी थी,
उस पर नहीं जाने दिया। इतने मजदूर तो चले जाते 30,000 लगभग जी। और बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जी। प्रियंका जी ने ये भी कहा इनको पार्टी कि क्यों निकाल दिया इसमें आपने? झंडे बीजेपी के लगा लो, जी। लेकिन मजदूरों को पहुंचा दो। लेकिन ये संवेदनशील नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये एक मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंदौर में बाईपास पे 20,000 लोग खड़े हुए जो कह रहे थे ना, ये व्यवस्था दिखाने बुला रहे थे क्या? ये मैं एक पेपर की दिखा रहा हूँ, 20,000 लोग इंदौर के पास ताप्ती में खड़े हैं। ये भोपाल में इतने लोग खड़े हुए हैं, ये विकलांग खड़ा हुआ है, टेंट नहीं लगा हुआ है। मैं समझता हूँ बद से बदतर। मैं गुजर जी की एक बात से सहमत हूँ कि ये सरकार ये नहीं कर पाई, ये जनता एनजीओ ये सब उमड़ गए, हम भी उमड़े। यहाँ पे हमारे विदिशा रोड पे जो गाड़ियां जा रही थी, हमने वहां उनको चप्पलें सामान बांटा, पूरी कांग्रेस उमड़ गई और लोग उमड़ गए और उनकी मदद की। ये मजदूर जो अब प्रदेश का हो गया, पहले ये भारत का मजदूर था जी, इसको इन्होंने प्रदेशों के मजदूर बना दिए, इस तरह से बांट दिया इन लोगों ने। बड़े मौके की बात कह रहे हैं पीसी शर्मा जी आप कि भारत के मजदूर थे, प्रदेशों के मजदूर हो गए, लेकिन हमें इस चर्चा को एक सकारात्मक अंजाम तक पहुंचाना है। आलोचनाएं जितनी भी चाहें एक दूसरे के संदर्भ में हम कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन आप सब लोग बड़े जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, लंबा तजुर्बा है आपका। समाधान क्या है? क्या ऐसा होना चाहिए कि इन मजदूरों की जिंदगी से कष्ट, ये दुख, ये तकलीफ विदा हो सके? कोई समाधान आप सुझाएंगे इस कार्यक्रम में? किससे पूछा है? आपसे शर्मा जी। जी, इसका समाधान अब यही है जो बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो मजदूर है जी, इनको चिन्हित करके इनके अकाउंट में पैसा डाल दीजिए 7,500 से लेकर 10,000 तक, और ये अब जहां इनको पहुंचा दीजिए। अगर ये मान लो महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र की बॉर्डर से मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर जाएं तो मध्य प्रदेश पहुंचाए और उसके बाद जो है यूपी पहुंचाए, या बिहार की सरकार पर एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर तक पहुंचा दीजिए। और दूसरा, जब ये वहां पहुंच जाएं तो इनको जो मनरेगा, जिसकी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपोज कर दी थी, इस मनरेगा के तहत उनको वहां पर काम दे दीजिए, जिससे इनका पेट भरे और इनकी जिंदगी चलना शुरू हो जाए। और फिर अगर बाद में अगर कहीं स्थिति बनती है और ये मजदूर जाना चाहे, चाहे वो बॉम्बे जाना चाहे, चाहे गुजरात जाना चाहे, उस समय इनकी मदद सरकार करे, जिससे वहां कर। इनमें एक आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। इनमें आत्मविश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि हमने जितने भी इंटरव्यू सुने हैं उस इंटरव्यू में ये कहा गया है कि अब हम आधी रोटी खा लेंगे लेकिन हमारे घर ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। इससे जो मध्य प्रदेश, जो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। आत्मनिर्भर तो अभी तक हुआ था, लेकिन अब स्थिति ये होगी कि जहां जो जितने मजदूर है उससे काम चलाना पड़ेगा। ये उद्योग धंधों में भी इसका फर्क पड़ेगा। और जिस तरह से ये 20 लाख करोड़ की बात की है कि इतना पैसा केंद्र सरकार ने पैकेज दे दिया, अरे इतने पैकेज तो हर बार हर चुनाव में आए, चाहे बिहार का चुनाव या दूसरे चुनाव। लेकिन जो सरकार 1,75,000 करोड़ रिजर्व बैंक से उधार लेती है, वो ये पैसा लेकर कहां से आई? ये 1-1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज इसमें नहीं है, और जीडीपी का केवल 0.9% है। ये केवल बुलावा दिया गया है। लेकिन 3-3.5% पे विक्रमादित्य जी थे, पीसी शर्मा जी ने 0.9% पे ला दिया है। लेकिन उन्होंने कुछ सुझाव दिए मजदूरों की दशा सुधारने के संदर्भ में। उसके एक सुझाव के संदर्भ में मैं विक्रमादित्य जी से पूछूंगा, लेकिन पहले कंवरपाल जी के पास चलता हूं। कंवरपाल जी, हमें इस चर्चा को सकारात्मक अंजाम तक पहुंचाना है। मैंने पहले भी कहा, आलोचनाएं कितनी भी की जा सकती हैं, पर इस बात से तो आप भी सहमत है कि हाँ, मजदूर तकलीफ में है, सत्ता का जिम्मेदार हिस्सा हैं आप। केवल हरियाणा के संदर्भ में नहीं, देश के संदर्भ में एक जननेता राज्य की सीमा से बंद कर क्यों अपनी बात कहे? आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए? उदाहरण के तौर पे मैंने पहले भी पूछा, आपने उत्तर नहीं दिया। 25 तारीख से देश में हवाई जहाज शुरू किए जा रहे हैं, क्यों नहीं मजदूरों के लिए ट्रेन कल से ही शुरू कराने की पहल की जा रही है? क्या कुछ ऐसा करने की जरूरत आप महसूस करते हैं जिससे दलगत राजनीति की चिंता किए बगैर आप कह सकें कि ये तो कम से कम सरकार को और समाज को कर ही देना चाहिए? देखिए, अभी तक जितनी भी बहस हुई ना जी, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे मजदूरों के बजाय ना जी पार्टियों के हिसाब से ज्यादा रही है। अभी हमने कहा जिस प्रकार से सारी बातें कही, 1,000 बसें देने की बात आई तो पंजाब से सबसे ज्यादा मजदूर हमारे यहाँ आए, तो ये बसें पंजाब में देते, राजस्थान में देते,
जो इनके स्टेट है, जो आपने अपने आप ये बात कही कि आपके स्टेट जो है वो मजदूरों को स्वीकार नहीं कर रहे। अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो हम कैसे छोड़ देंगे वहां? तो पहले ये सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है कि वहां स्वीकार करने की स्थिति बढ़ाओ। एक दूसरे की आलोचना करने की जरूरत नहीं है इसमें कि आप उस पर ही ज्यादा जोर देते रहो। और देश जो है ये कोई देश किसी पार्टी का देश नहीं है। मैं कंवर भाई जी आपको बीच में रोकता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की चूक हो गई? राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सभी विषयों पर चर्चा हो रही थी, कोरोना को लेकर चर्चा हो रही थी, क्यों नहीं उस समय पर उस चर्चा में ये मेथोडोलॉजी तय की गई, ये नीति तय की गई कि मजदूर कैसे अपने घर पहुंचेगा और राज्य किस तरीके की भूमिका निभाएंगे? मानते हैं कि चूक हो गई? आपने जैसे मेरे से अभी ट्रेन के बारे में कहा ना जी, तो 1600 ट्रेनें इस टाइम भी चल रही और 21.5 लाख श्रमिक अब से पहले चले गए। जैसा मैंने हरियाणा का भी आप दिया कि मैंने 2,10,000 भेज दिए। लेकिन जिस प्रकार से घबराहट पैदा कर दी, एक घबराहट पैदा होगी, चाहे उसके जाने न जाने कैसे भी होगी। मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सब पार्टियों को ये अपनी जिम्मेदारी मान के प्रयास करना चाहिए था। इस घबराहट को दूर करके उनको प्रयास करना चाहिए था कि जहां है वो वहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हम सारी व्यवस्था करने लग रहे हैं और ऐसा सबका नंबर आएगा। अगर आप इस तरीके से इकट्ठे हो जाओगे और आपको आगे ट्रेन नहीं मिलती, बस नहीं मिलती, क्योंकि हर ट्रेन और बस एक जगह से पैक होकर चलेगी, आगे रास्ते में रुकने वाली नहीं। और ये संभव ही नहीं है कि कोई भी मजदूर अगर यहाँ से चलेगा तो वो 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 1500 या 2000 किलोमीटर पैदल चल सकता है। तो ये खतरा भी उसको, उस खतरे का एहसास करना चाहिए था, उसको वहीं रुकना चाहिए था। अगर हम ये करते तो मेरा ख्याल का ज्यादा व्यवस्थित होता। और जिस प्रकार से ये घबराहट में चल रहे, तो इससे अगर संक्रमण की भी आगे ज्यादा खतरा है। तो मेरा तो यही है कि सबको इसके लिए, सभी पार्टियों को, सभी लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जहां जो समाज अच्छा काम करता है, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि वो मेरी बात से सहमत है, मैं शर्मा जी से भी यही कहूंगा कि वो मेरी बात से सहमत ना करे, वो व्यवहार में यही करे कि जो समाज अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करें, ताकि वो आगे भी ऐसा अच्छा काम करे। वाह, बहुत बढ़िया तरीके से कंवरपाल जी ने एक बात को कहा है कि जो जहां है उसे वहां बनाए रखने की चेष्टा होनी चाहिए। पर विक्रमादित्य जी, एक सुझाव पीसी शर्मा जी ने दिया राहुल गांधी जी के हवाले से कि मजदूरों के खाते में 7,500 या 10,000 रुपए डाल दिए जाए। आप तो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नए दौर की अर्थव्यवस्थाओं को देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये देश के मजदूरों के संदर्भ में और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कोई समाधान है, या आप सीधे खाते में पैसे डाल दीजिए, आएंगे कहां से? तौर से देखिए, उनको एम्पावर करने की बात है। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वी हैव टू एम्पावर दीज जो हमारे मजदूर है, और निश्चित तौर से चाहे वो मनरेगा के माध्यम से है, चाहे वो जिस प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वो काम कर रहे हैं। तो आपने प्रोविडेंट फंड की बात करी कि हम सरकार उसमें अगर 100 से कम लोग उसमें एम्प्लॉयड है तो उसमें हम खर्चा उठाएंगे, मगर उसमें भी उन्होंने राइडर लगा दिया कि अगर उसमें से 5% लोग जिनको 15,000 रुपए से ज्यादा की अगर दिहाड़ी मिल रही है तो वो प्रोविडेंट फंड के अंदर कवर नहीं हो रहे हैं। तो इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक और जो हमारा सरकारी क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं, जो पंचायतों में कार्य कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मनरेगा के माध्यम से, मगर उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में और खास रूप से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जो रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा तबका जो है वो मजदूरों का बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाकों में कार्य कर रहा है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, वो एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह है। हम केवल एक ही बात पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हमने लोगों को वापस अपने प्रदेश में लेकर जाना है, मगर इस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि हम उनको वहां पर जहां पे वो है वहीं पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित करें, वहां पे रहने के लिए उनको सोशल सिक्योरिटी दे, वहां पे रहने के लिए जहां पे वो एम्प्लॉयड है वहां पे उनके एम्प्लॉयर्स को मजबूत किया जाए ताकि वो अपने राज्यों में वापस ना जाए। अभी वो वापस चले जाएंगे, मैंने आपको हिमाचल का उदाहरण दिया कि वापस चले जाएंगे, हमारी एप्पल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। वैसे ही अलग अलग राज्यों की जो वहां की इकोनॉमी है वो इन लोगों के बेसिस पे बनी हुई है। अगर ये अपने प्रदेश वापस चले जाएंगे या नेपाल वापस चले जाएंगे या बिहार या उत्तर प्रदेश वापस चले जाएंगे तो आने वाले समय में जो इकोनॉमीज उस अलग अलग राज्यों की है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। तो इसको ये जैसा वो हरियाणा से हमारे दिग्गज नेता कह रहे हैं कि हमको इसको राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो पॉलिटिक्स इन दैट, मगर जो एक मैकेनिज्म प्रधानमंत्री जी तो अपने स्तर पे मुख्यमंत्रियों से बात कर देते हैं, मगर उसके बाद जो राज्य स्तर पे जो या तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे बात होनी है या मंत्रियों के लेवल पे बात होनी है, उसके लिए उस पे कोई जो है अभी तक कार्य नहीं हो पा रहा है। सब वन अपमैनशिप की बात हो रही है, हर राज्य अपने को जो है
दूसरे के ऊपर जो है छीटाकशी करने की कोशिश कर रहा है। बट एक जो मैकेनिज्म जो केंद्र सरकार की अध्यक्षता में अलग अलग राज्यों का बनना चाहिए था, वो बनाने में केंद्र सरकार पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाई है। और निश्चित तौर से इसका सबसे बड़ा जो हमको दुर्घटनाएं समय समय पर देखने को मिल रही है, दैट इज द मेजर रीजन फॉर दैट। बड़ी काम की बात विक्रमादित्य सिंह जी ने कही है। थोड़ी सी उस बात को आगे बढ़ाया जो कंवरपाल जी ने बात को छेड़ा था कि लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जोर डालने के स्थान पर लोग जहां पर हैं वहां पर उन्हें संतुष्टि प्रदान हो, इसकी दिशा में काम करने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं वहां पर हम चूक गए और इसका नुकसान एक बड़ी कीमत के रूप में आने वाले समय में देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं को चुकाना पड़ेगा। गंभीर बात है। लेकिन मोहन जी, जो बात विक्रमादित्य जी ने कही उसको आप, चूंकि एक सरकार जहां पर आपकी पार्टी के उसके संगठन प्रमुख हैं आप, इसलिए उस बात को आपसे पूछता हूं। विक्रमादित्य जी ने सवाल यह उठाया कि जो लोग गांव में पहुंच रहे हैं तो उनको तो मनरेगा में काम मिल जाएगा, जो बात अजय चंद्राकर जी ने भी कही। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो मजदूर रहते हैं और मौजूदा परिस्थितियों में जिनकी रोजी छिन गई, जिनका काम छिन गया, उनके लिए कोई कार्यक्रम लेके ना तो केंद्र के स्तर पर बात आई है, ना आप जैसी राज्य सरकारें जहां पर हैं वो भी कुछ कह रही हैं। क्या करेंगे शहरी क्षेत्र में रह रहे मजदूर? देखिए, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर द्विवेदी जी, छत्तीसगढ़ में 25 लाख से अधिक लॉकडाउन अवधि में मनरेगा मजदूरों को हमने रोजगार दिया है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में वनोपज खरीदी में पूरे देश में प्रथम स्थान है और मनरेगा में भी देश में प्रथम स्थान है। आज छत्तीसगढ़ में इसी कारण बेरोजगारी दर का असर नहीं है। छत्तीसगढ़ की दूरदर्शी सोच के कारण, छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ का ग्रामीण जन बहुत ज्यादा खुश है। बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनको तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम रोजगार दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी खेती किसानी का भी काम है, उनमें भी काम देंगे। और जो बजट में जो जो काम प्रावधान थे उसका भी काम। मरकाम जी, ये सारी बात तो आपकी पहले भी सुन चुके, आप इसकी तारीफ पर्याप्त कर चुके। लेकिन मेरा जो सवाल है वो बिल्कुल अलग है। गांव में जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छी बात है, पर सवाल उठाया विक्रमादित्य जी ने, मौजूद सवाल है कि शहरी क्षेत्र में जो मजदूर रह रहे हैं उनके संदर्भ में क्या किसी कार्यक्रम की जरूरत आप महसूस करते हैं? नहीं है, आगे बना दीजिए। लेकिन आप जननेता हैं, विधायक हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप इस नजरिए के साथ सहमत है कि हाँ उनके लिए भी कुछ करने की जरूरत है, या इससे आपका इनकार है? डॉक्टर द्विवेदी जी, आपका कहना सही है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी जरूर विचार कर रही है और आते साथ उनके नाम से राशन कार्ड बना रही है, 5 किलो चावल दे रही है, उनको काम धंधे में लगाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। जिस ढंग से माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि उनके खातों में पैसा डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, उस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार विचार कर रही है। जरूर आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। उसी का परिणाम है, हमने 11,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया, सीधा उनके खातों में गया। आज राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उनके खातों में 19 लाख से अधिक किसानों के खाते में 5,700 करोड़ रुपया उनके खातों में ट्रांसफर करने का वो पूरा का पूरे बात आप मोहन जी भी कह चुके हैं। आखिरी बातचीत के लिए मैं एक बार फिर अजय चंद्राकर जी के पास हूं। अजय चंद्राकर जी के पास में बड़ा लंबा तमाम विभागों के मंत्री रहने का तजुर्बा है। आज उनकी पार्टी विपक्ष में है, लेकिन तजुर्बा तो अभी भी उनके दिमाग में खदबदा ही रहा होगा। चिंतनशील आदमी है। अजय जी, आपके पास कोई समाधान है मजदूरों को इस दुर्दशा से उबारने के लिए जो आप इस मंच के माध्यम से साझा करना चाहें? सवाल तो बहुत उठा दिया आपने, समाधान भी तो सुझाएंगे? इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव आपके साथ में है। जी आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि एक बहुत ज्वलंत विषय को चर्चा के माध्यम से आपने उठाया है। जी धन्यवाद। देखिए, जो कोट आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया था, जी वैसे ही कोरोना के संकट के बाद जब हम इससे निपट लेंगे, व्यापक सामाजिक उलटपलट होंगे समाज में, ये तय है। जी, लेकिन अनुमानों में यदि कहीं पर
डिस्टेंस हो गया होगा, अनुमानों में यदि कहीं कमी ज्यादा हो गई होगी, तो निश्चित तौर पे मोदी जी के ऊपर, जहां पर जो सरकारें कार्यरत हैं उनके ऊपर भरोसा करें कि मजदूरों को उनकी जगह में पहुंचाया ही जाएगा। ये सब कोई इस विषय को आपके माध्यम से और भी जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उसके माध्यम से देख रहे हैं। एक बात जी। दूसरी बात, निश्चित रूप से जब सामाजिक परिवर्तन होंगे तो शहरी मजदूरों को के लिए भी राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट करके करें, उनको पैसे देके करें, क्योंकि जहां से जितना माइग्रेशन हो रहा है उनके फुलफिल तो स्थानीय स्तर पर ही होगी, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन यह ज्वलंत विषय है और उनको काम दिया जाना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं पीसी शर्मा साहब को और मोहन मरकाम जी को कि 7,500 रुपया यदि राहुल गांधी जी देने के लिए कहते हैं जी, तो मोहन मरकाम जी ने अभी कहा कि उस पर हम विचार कर रहे हैं जी। आप बार बार कह रहे हैं कि हमने 19 लाख किसानों को दिया, उनकी घोषणा थी कि हम एक बार में देंगे, 4 किस्त में दे रहे हैं। तो मोहन मरकाम जी को जिम्मेदारी से बताना चाहिए कि 60 लाख रुपया भर दिया है उन्होंने मजदूरों को, तो 7,500 रुपये शहरी मजदूरों को कम से कम वो कब तक देंगे, जब तक उनके काम की व्यवस्था नहीं हो सकती है। और अंतिम बात मैं आपके माध्यम से कहूंगा, पूरे देश की समस्या है, मजदूरों को हम पहुंचाएंगे, सब मिलकर पहुंचाएंगे, सब मिलकर देखरेख करेंगे और ये देश फिर से उठ के खड़ा होगा। और आपने जो ज्वलंत विषय पर बहस छेड़ी है उसके लिए तो मैं विशेष तौर पर धन्यवाद आपको देता हूं। जी धन्यवाद अजय जी। अजय जी ने एक संकल्प जाहिर किया है कि मजदूरों के संदर्भ में देश साथ रहेगा और उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाएगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वो अपने घरों की ओर डर कर, भय खाकर जो भाग रहे हैं उस स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश करें। जो बात विक्रमादित्य जी और कंवरपाल जी ने कही, दोनों का कहना यह है कि वो रोजी की तलाश में जहां पर आए थे, अगर यह सुनिश्चित हम कर पाएंगे कि उनकी रोजी भी सुरक्षित है, जान भी सुरक्षित है, तो शायद सड़क पर आने की नौबत ना आए। इस दिशा में भी शायद सरकारें काम करें। बहरहाल आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक विषय की चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो अब समय है आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। ये प्रासंगिक पंक्तियां मशहूर कवि गुलजार ने अभी अभी लिखी हैं मजदूरों की व्यथा को देखकर ही। उन्होंने ये लिखा है कि महामारी लगी थी घरों को भाग लिए थे, कि महामारी लगी थी घरों को भाग लिए थे, सभी मजदूर कारीगर मशीनें बंद होने लग गईं, थी शहर की सारी उन्हीं से हाथ पांव चलते रहते थे, वरना जिंदगी तो गांव ही में बो के आए थे। वो 1 एकड़ और 2 एकड़ जमीन और 5 एकड़ कटाई और बुआई सब वहीं तो थे, मरेंगे तो वहीं जाकर, यहाँ पर जिंदगी है, यहाँ तो जिस्म लाकर प्लग लगाए थे। गुलजार ने जो ये कहा है ये मजदूरों की बेबसी है। उन्होंने ये बताया है कि जिंदगी की प्लग उन्होंने शहरों में आके लगाई है, अगर उसमें करंट बना रहेगा तो उन्हें शहर में बने रहने का हौसला रहेगा। जो बात हमारे मेहमानों ने कही कि उन्हें हौसला रहे, ये हौसला महज सरकार से नहीं समाज से भी आएगा। उम्मीद है जो हम बार बार कह रहे हैं कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी उसी जिम्मेदारी के भाव से निभाए जितनी जिम्मेदारी की अपेक्षा वो सरकार से करता है। अगर ऐसा हुआ तो समाधान जरूर निकलेगा और मजदूरों में जो हाहाकार है उससे उन्हें निजात भी दिला पाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए सदा प्रणाम।